नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए आज बात करते हैं लंबे समय से बांग्लादेश के अंतर्गत डिप्लोमेटिक कहानी आप अगर देख भी पा रहे होंगे, तो उठा-पटक जो तख्तापलट चल रहा है इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं सिविल सेवा की नीतियों को लेकर कहीं लगातार लंबे समय से जो युवाएँ हैं वो माँग कर रहे थे और मेन पर्पज़ था कि सिविल सेवा के चयन मानदंड कैसे परिवर्तन किए जाएँ। यानी कुल मिला के कह सकते हैं जब युवाएँ अपने सर पर नीतियों को ढकेलना ढोते रहते हैं तो लंबे समय के बाद एक बदलाव की रीत आती है। तानाशाही सरकार लंबे समय तक किसी देश के अंदर शासन कर भी नहीं पाती है। अगर इसके आधार पर देखेंगे, तो हाल ही में एक अंतरिम सरकार गठन किया गया, यानी कह सकते हैं जो मोहम्मद यूनिस हैं, वो बांग्लादेश के अंतरिम जो नए प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि एक प्रकार से तत्कालीन बनेंगे अंतरिम रूप से। लेकिन अगर हम लोग बात यूनिस इनकी करें तो मोहम्मद यूनिस की, तो यहाँ पर 28 जून 1940 को यहाँ पर जो चटगाँव पड़ता है, पूर्वी बंगाल में पहले पड़ता था, अब ये बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ पर एक जन्म हुआ। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी ग्रामीण आरआरबी बैंक की स्थापना की गई, तो पहला जो प्रयास किया गया यानी जो ग्रामीण बैंक है, उनकी स्थापना करने के संस्थापक यही हैं। साथ में अगर देखा जाए तो लगभग इन्होंने काफ़ी चीज़ें लंबे समय से प्रयास किया, बहुत सारी किताबें रहीं या नोबेल पुरस्कार इनको मिला गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आधार है, बांग्लादेश के अंतर्गत बड़ी गतिविधि देखने को मिल रहा है। यानी एग्ज़ाम्पल बेस पे 5 अगस्त को यानी जुलाई के समय में देखा जाए, तो सिविल सेवा के मानदंडों को लेकर बांग्लादेश के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी हैं या युवा हैं या संगठन हैं, लगातार माँग कर रहे थे। अंत में रूप देखा जाए तो यहाँ पर इस्तीफे की माँग कर रहे थे। 5 अगस्त को यहाँ पर जो शेख हसीना है, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और वहाँ के जो कह सकते हैं जनरल हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बकर उज़्मान के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया, इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद शेख हसीना डायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश से निकल कर इंडिया में आ जाती हैं। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये उठापटक लंबे समय से चल रही थी। लेकिन अब उठापटक को थोड़ा-सा लेते हुए नोबेल प्राइज़ विनर जो कि मोहम्मद यूनिस हैं, उनको अंतिम रूप से यहाँ पर प्रधान बना दिया गया। यानी जो एक छात्र नेता जिनका नाम है नाहिद एक प्रकार से इस्लाम, उन्होंने लगातार डिमांड करी थी संसद को भंग करके कहीं न कहीं एक प्रकार से यूनुस को अंतिम सरकार के लिए अंतिम सरकार का नेतृत्व दिया जाए और ये व्यवस्था को मान लिया गया। ये कहानी बांग्लादेश की नहीं है दोस्तों। ये कहानी से पीछे अगर आप जाएँगे तो ये कहानी अगर हम लोग देखें भारत के पड़ोसी मुल्कों में जो सीमा के आस-पास पाकिस्तान है या फिर अफ़गानिस्तान है या चीन, नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, बांग्लादेश है, कहीं न कहीं तानाशाही रूप में देखने को मिलती है। तो ये विफलता है अर्थव्यवस्था की तानाशाही की भीड़तंत्र का घातक मिश्रण प्रमुख रूप में देखने को मिलता है। इसी रूप में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान में भी ये हालात पहले रहे हैं। अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में अभी जैसे हालात हैं, किसी के पीछे नहीं छुपे हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए थे। सेना ने हालात में संभालने के लिए नई सरकार गठन करने की बात कही है। इससे पहले कि हमारे एक और अगर देखें पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, यहाँ पर भी इमरान ने 2018 में पाकिस्तान के पीएम पद से बागडोर संभाली थी क्योंकि यहाँ नया पाकिस्तान बनाने का नारा दिया गया था। हालांकि 2022 में आते ही सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इमरान को सत्ता से बाहर करने के लिए इमरान खान को सपोर्ट कर रही पार्टियों को कहीं न कहीं अपने पक्ष में ले लिया। इसके बाद इमरान की सरकार यहाँ पर एक प्रकार से मुश्किल में फँस जाती है और ये फँसने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं आर्थिक हालात समेत कई वजह थी, जहाँ इमरान ने भी 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे उसको यही गतिविधि। ये गतिविधि अगर देखा जाए तो यहाँ श्रीलंका की देखने को मिलती है। भारत का पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, यहाँ पर भी आर्थिक संकट को देखते हुए यहाँ पर जनता गुस्सा फूटा और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो राष्ट्रपति गोटाबाया जो राजपक्षे ने कहीं न कहीं समय देश छोड़कर मुनासिब समझा और देश छोड़ने का प्रयास किया। यानी शेख हसीना के अलावा भी पड़ोसी मुल्क जो भारत के हैं, वो भी गतिविधि से कहीं न कहीं पहले से लिप्त हो चुके हैं। तो यानी श्रीलंका ने राजनीतिक संकट को देखते हुए यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं संघर्ष के बीच में उत्पन्न हुआ था और ये संकट कहीं न कहीं जनता के द्वारा सड़कों पर आ चुका था। तो आर्थिक संकट हो, राजनीतिक संकट हो या किसी अन्य गतिविधि का संकट हो, ये देखने को मिलता है। यही काम अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की भी स्थिति यही है। अफ़गानिस्तान पड़ोसी मुल्क है हमारे भारत का जिसकी सीमा 106 किलोमीटर के आस-पास मिलती है। ये भी अछूता नहीं रहा है। अगर हम इस बात को देखें तो पाकिस्तान श्रीलंका की स्थिति के पीछे भी साल भर में नज़र आने का प्रयास किया जा रहा है। 2021 में जब अमेरिका ने अपनी लगभग 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस कर लिया था, तो यहाँ भी हालात बिगड़ गए थे। हालात बिगड़ने का मतलब यहाँ प्रदेश में तालिबान फिर से पैर पसारने लगा था और 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इस समय अफ़गानिस्तान की जो सेना है यहाँ पर हार मानना पड़ा और राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यानी इसके बाद भी यहाँ अफ़गानिस्तान के पीछे तालिबानी सरकार यहाँ पर कायम है। तो कुल मिला के तात्पर्य कहने का ये रहा कि ये देश के अंतर्गत कोई भी देश क्यों ना हो, लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी सरकार की क्रियाविधि कैसी है, नीति निर्माण कैसे कर पाते हैं। यदि ये हालात अगर इंडिया में होते हैं तो कैसा होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला हुआ है, लेकिन अभी तत्कालीन की खबर आपके सामने ये है कि बांग्लादेश के अंतर्गत मोहम्मद यूनिस के द्वारा अंतिम सरकार के रूप में जो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं छात्र नेता नाहिद इस्लाम के द्वारा संसद भंग को लेकर एक प्रकार से मांग की गई और साथ में यूनुस को अंतिम सरकार के रूप में प्रयास किया क्योंकि ये डिप्लोमेटिक रूप में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक जागरूक व्यक्ति भी हैं। साथ में नहीं ना नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला गया और एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारे जो संस्थापक भी हैं ग्रामीण बैंकों के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं।
कुल मिला के देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।